डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो अपनी कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी। कुछ क्लास में दिक्कतें भी थी, जैसे बोर्ड में कट वगैरह आ रहा था। आज उसी क्लास को हम फिर से थोड़ा रिपीट करते हुए उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो क्या था? सेट और रिलेशन। क्या है वही टॉपिक? सेट एंड रिलेशन। सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दोगे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का दोगे, केवीएस टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, एनडीए, एक्स ग्रुप, एयरफोर्स, एसएसआर, नेवी, डबल ए, इन सभी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और टॉपिक भी क्या है? इजी टॉपिक है। यदि आप इन क्लास को कंटिन्यू अच्छी तरीके से देखते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हुए देखते हो, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन है वो क्लियर करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो क्या है? सेट एंड रिलेशन। तो टॉपिक में अपनी डेफिनेशन सेट की क्या लिखी गई है भाई? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब देखो यहाँ पे 2 कीवर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है वेल डिफाइंड और एक क्या आ रहा है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहले तो आप इसकी हिंदी में डेफिनेशन लिख लो। भिन्न भिन्न वस्तुओं के भिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो क्या दे रहा है? वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित, और एक और क्या दे रहा है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो वर्ड दिया गया आपको वेल डिफाइंड, इसको हम क्लियर करते हैं क्या होता है, क्योंकि जब तक आपके ये 2 कीवर्ड क्लियर नहीं होंगे तो डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो देखो, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से परिभाषित। अच्छी तरीके से क्या हो भाई? परिभाषित हो, जिसपे किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो? संशय नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं हो, यानी कि डाउट नहीं हो। सभी क्या हो? उस स्टेटमेंट पे एक मत हो, किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं हो, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो। इन सब बातों को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, उनसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो पहला जो एग्जाम्पल है, ये कोई एग्जाम्पल है, मान लो मैं ये लिखूं आपको, भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों का संग्रह। सबसे पहले तो आप ये बताओ, दिया गया जो स्टेटमेंट है वो सुपरिभाषित है या नहीं? बताओ भाई। नहीं है सुपरिभाषित, या है तो क्यों सुपरिभाषित है? अब जैसे कि मान लो स्टेटमेंट सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज दिया गया है यहाँ पे। अब हर व्यक्ति की राय यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो मैं विराट कोहली का फैन हूँ, तो मेरी नज़र में क्या है? विराट कोहली अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन कोई दूसरा आया, वो बोला चल तू तेरा काम कर, MS धोनी बढ़िया है, उसने वर्ल्ड कप जीता है, इसने ये जीता है। हाँ जी, मैं कहाँ कह रहा हूँ वो भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे को तो जो अच्छा लग रहा है वो कौन है? विराट कोहली है। तो सबकी पर्सनल डिजायर अलग अलग हो सकती हैं। ये नहीं है कि किसी को सौरव गांगुली अच्छे लगते हैं, किसी को सचिन तेंदुलकर, हैं सभी अच्छे, लेकिन फिर भी क्या है, सभी का कोई ना कोई क्या होता है, एक फेवरेट प्लेयर होता है। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के बारे में पूछा है, तो मेरी नज़र में विराट कोहली है। दूसरा आया, वो बोला कि महेंद्र सिंह धोनी है।
दोनों में आपस में क्या होगी, लड़ाई। वो बोला यार क्या विराट कोहली है, वो तो क्या अपने शतकों के लालच में क्या करता है, धीरे खेलता। अरे उसको मालूम नहीं भाई, उसकी नज़र में वो शायद शतक का लालच कर रहा है, लेकिन वो रियल में शतक का लालच थोड़ी कर रहा है। तो वहाँ पे हम दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और ऐसी स्थिति में लड़ाई हो गई, जहाँ पर लड़ाई हो गई तो वो दिया गया स्टेटमेंट क्या बताओ सुपरिभाषित हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जहाँ पे डाउट हो, शंका हो, वहाँ पे लड़ाई होनी है, किसी भी प्रकार का डाउट हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शंका हो रही है दोनों को। मेरी नज़र में विराट कोहली है, उसकी नज़र में महेंद्र सिंह धोनी है, किसी और की नज़र में सौरव गांगुली है। तो सभी क्या एक मत हो पाए? नहीं हो पाए। तो बताओ दिया गया स्टेटमेंट सुपरिभाषित है क्या? नहीं है। तो यही मैं आपको मतलब समझा रहा था कि सुपरिभाषित कौन सा होता है, सुपरिभाषित नहीं। अभी इस एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा, और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आगे। जैसे मैं ये बोल दूं, भारत के वे 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। अब बताओ ये स्टेटमेंट क्या वेल डिफाइंड है? नहीं है। या है तो क्यों, क्यों तो क्यों नहीं? देखो मैंने क्या लिखा है, भारत के वे 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। क्या इसमें कोई डाउट होगा? क्या किसी प्रकार की लड़ाई होगी? जहां लड़ाई वहां सेट नहीं, सीधी सी बात है। तो यहां पे लड़ाई हो रही है क्या? क्योंकि स्पेशल बात है, ये कही गई है भारत के वे 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, डाटा उनके रिकॉर्ड देखेंगे, याद है तो वैसे ठीक है, और लड़ाई हो रही तो उसका रिकॉर्ड देख लेंगे, वही उसको दिखाएंगे, देख ये सबसे ज़्यादा रन बनाया है। तो उस पर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, शंका नहीं होगी। तो यानी कि जब कोई बात विशेष बात से जोड़ी जाती है और स्टेटमेंट क्या हो, सुपरिभाषित हो, ऐसी स्थिति में हम उसका क्या कर सकते हैं, समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट सुपरिभाषित होना चाहिए। अब इसी प्रकार से मैं मान लो, चलो एक अपनी कक्षा पे ही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। कक्षा पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मान लो कक्षा में उपस्थित 5 होशियार बालिकाओं का संग्रह। बताओ भाई, दिया गया स्टेटमेंट सुपरिभाषित है क्या? 5 होशियार बालिकाओं का संग्रह। भाई आप तो बता दोगे क्लास में ये इंटेलिजेंट है, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। क्यों? जैसे मान लो अपनी ये कक्षा है और मैं मैथ का टीचर हूँ, मेरे को कौन सा जो मैथ में अच्छा होगा मेरे को तो वही होशियार बालक लगेगा, बालिका लगेगी। अब मैंने बोला कि ये होशियार है, ये इंटेलिजेंट है पढ़ाई में। दूसरा इंग्लिश का टीचर आए, वो बोले यार कैसी बात कर रहा है तू, ये काहे की होशियार है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी जो लड़की है वो इंग्लिश में होशियार है। मैं बोला यार क्या है, इसको प्लस माइनस नहीं आते। तो दोनों में हो गई लड़ाई। तो जहाँ लड़ाई, वो कथन क्या, वो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड होगा ही नहीं। अब यहाँ पे लड़ाई हो रही है, घमासान मच रहा है, और यदि घमासान मच गया तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को शंका हो रही है। मेरी नज़र में ये लड़की इंटेलिजेंट है और उस अध्यापक की नज़र में ये लड़की इंटेलिजेंट है, दोनों एक मत नहीं हो पा रहे, और ये एक मत हो जाते, ऐसी सिचुएशन में हो जाता है ये सुपरिभाषित। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, कक्षा में उपस्थित 5 सबसे लंबी लड़कियों का संग्रह। अब बताओ यहां किसी प्रकार का घमासान मचेगा क्या? मचना चाहिए, नहीं मचना चाहिए? देखते हैं, मचेगा तो भी शांत करते हैं। कैसे? देखो कक्षा में 5 उपस्थित सबसे लंबी लड़कियों का,
अब मेरे को 5 सबसे लंबी लड़की देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, इंची टेप लूँगा और उन सभी क्लास की जो लड़कियां हैं उनका क्या करूँगा, मेजरमेंट करूँगा और उनमें से जो 5 सबसे लंबी लड़की हैं उनको अलग कर दूँगा वो, और फिर उनको कलेक्शन के रूप में करके उसको सेट के रूप में लिख दूँगा, कोई नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा अध्यापक आया, वो बोला यार क्या कर रहा है तू, ये लड़की लंबी है। मैं बोला ओए सुन, तेरे को डाउट है तो ये ले इंची टेप पकड़। उसने भी इंची टेप पकड़ी और उसने भी उन सभी लड़कियों का मेजरमेंट किया, वही 5 लड़कियां निकल के आई, सबसे लंबी 5 लड़की, सेम एज इट इज वही रिजल्ट आ रहा है, किसी प्रकार की। मैं बोला आप बोल, बोला आप सही हो जी। जब मैं बोला कि कोई डाउट ही नहीं है, तो यदि कोई स्टेटमेंट है उसमें किसी प्रकार का डाउट क्रिएट ही नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में दिया गया स्टेटमेंट क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ, जो समुच्चय की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है अपनी, दिया गया स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ इन सभी एग्जाम्पलों की सहायता से आपने वेल डिफाइंड का मतलब समझ लिया। अब अपना एक कीवर्ड और है डिफरेंट ऑब्जेक्ट, चलो उस पर बहस करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि अवयव क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। जैसे मान लो अपना कोई एक वर्ड, चलो अपने मैथ का ही एक वर्ड ले लेते हैं, मैथमेटिक वर्ड है, मैथमेटिक्स। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो मैथमेटिक्स जो वर्ड दिया गया है, इसके जो अल्फाबेट है उसको हमें समुच्चय के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके समुच्चय के रूप में इसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम अल्फाबेट देखेंगे, कौन कौन से अल्फाबेट हैं। तो अल्फाबेट देखने के लिए देखा भाई, यहाँ पे एम है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे आई है, और एक सी है, और एक क्या है, एस है। टोटल आपको कितने अल्फाबेट नजर आ रहे हैं भाई, 8। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट ये है, सर 8 ही अल्फाबेट थोड़ी है। मैं बोला अल्फाबेट तो 8 ही है। मैं बोला सर एम यहाँ पे 2 बार आ रहा है, टी यहाँ पे 2 बार आ रहा है। मैं बोला लिख दे भाई, टी एम ले, एम ने एम लिख दे, यहाँ पे टी को टी और लिख दे, लिख दिया। अल्फाबेट तो हैं, मान ली तेरी बात, लेकिन क्या ये डिफरेंट है क्या, और जो डिफरेंट नहीं है उसको बार बार क्यों लिखें, क्यों इसको बदसूरत बनाएं। देखो 2 बार एम एम लिख दिया, 2 बार टी टी लिख दिया। तो डेफिनेट अब इसको जो कलेक्शन के रूप में प्रदर्शित करेंगे, समुच्चय के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन अवयवों की जो रिपीटेशन हो रही है उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि देखने में क्या लगेगा, वो बदसूरत लगेगा, और बदसूरत लगेगा तो अगले ने सेट की जो डेफिनेशन बनाई थी उसने पहले ही लिख दिया साफ सुथरे शब्दों में। क्या लिख दिया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैसा वर्ड लिखा उसने, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो यानी कि हम जो वर्ड है, जो अल्फाबेट है, उसकी हम क्या नहीं कर सकते, रिपीटेशन नहीं कर सकते। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो समुच्चय कहते हैं, यहां तक अपने डेफिनेशन लिख ली थी। इसको ब्रेसेस साइन होता है, ब्रेसेस साइन यानी कि मंझला कोष्टक, ब्रेसेस साइन मंझला कोष्टक, ठीक है ना। इसके द्वारा इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि अवयवों को हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लो 10 से कम प्राकृत संख्या। अब आपको 10 से कम प्राकृत संख्याएं लिखनी है, तो लिख दो भाई। कैसे लिखेंगे इन अवयवों को, ब्रेसेस साइन है यानी मंझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे, और क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम क्या करेंगे, अल्प विराम का चिन्ह लगाते हुए, अलग करते हुए लिखेंगे, यानी कि कोमा का चिन्ह लगाते हुए। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए।
तो किस प्रकार से अरेंजमेंट किया हम लोगों ने, मंझले कोष्टक के अंदर अल्प विराम का चिन्ह लगाते हुए इसको क्या करते हैं भाई, लिखते हैं। तो ये बात होगी अपने समुच्चय को लिखने की। अब जो देखो ये समुच्चय है, क्या हम केवल इसी तरीके से लिख सकते हैं क्या भाई? इसके अलावा एक तरीका और है, तो वो आगे पढ़ेंगे। अपना जो नेक्स्ट जो अपना हेडिंग होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट। मतलब समुच्चय को प्रदर्शित करने के कितने तरीके हैं, दो हैं। एक कौन सा है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जो कि हम मंझले कोष्टक के अंदर लिख रहे थे। और दूसरा तरीका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप। तो सबसे पहले हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। अब किसी के मन में डाउट आता है, सर अकेला यही ठीक था, इसको और क्यों शामिल किया भाई, इसको भी क्यों ज़रूरत पड़ी, वो भी हम आगे समझेंगे। देखो जो अपना नेक्स्ट हेडिंग है इसी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। डेफिनेशन क्या है, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाई कॉमाज। मतलब हम अवयवों को क्या करते हैं, सूची बनाकर लिखते हैं विद इन ब्रेसेज, ब्रेसेज का मतलब मंझले कोष्टक के अंदर, एंड सेपरेटेड बाई कॉमाज, और कॉमा के चिन्ह के द्वारा अलग करते हुए लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल आपको दिया था, 10 से कम प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल दिया था। इसी प्रकार से मैं बोलूँ आपको 5 से कम पूर्ण संख्या, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। रोस्टर फॉर्म यानी कि जो हम सूची बनाकर लिख रहे थे, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म एक ही होता है सूचीबद्ध रूप में। तो क्या करेंगे, मंझला कोष्टक के अंदर लिखेंगे। और 5 से कम पूर्ण संख्याएं हैं तो क्या करेंगे भाई, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। भाई ये तो मालूम आपको पूर्ण संख्या, क्योंकि आप ये मैथ पढ़ रहे हो तो आना ही चाहिए, पढ़ाने का यहाँ पे कोई तुक नहीं है, फिर पूर्ण संख्या थोड़ी पढ़ाएंगे आपको। अब देखो यहाँ पे 5 से कम क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हमें 5 से कम ही लिखना है, ठीक है। तो 5 से कम लिख दिया। और अवयवों को क्या किया भाई, देखो डेफिनेशन के आधार पे समझो, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेज साइन एंड सेपरेटेड बाई कॉमाज। तो हमने क्या किया, इनको सबसे पहले लिस्ट किया, और फिर जो एलिमेंट्स हैं, ये हैं जो एलिमेंट्स हैं, इनको क्या किया, कॉमा के चिन्ह के द्वारा अलग करते हुए लिखा। अब मैं एक बात पीछे आपको बताना भूल गया। क्या भूल गया, यानी जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो ये एलिमेंट्स, इसको हम ये समुच्चय, इसको ए बराबर भी लिख सकते हैं, बी बराबर, सी बराबर, ए टू जेड तक लिख सकते हैं। अब जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको किस प्रकार से लिखेंगे, 0 इज बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इज बिलोंग्स टू ए मतलब 0 समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। 0 समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 इज बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है वो समुच्चय ए का क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप 4 है, 4 इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 क्या है, समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है ना। इस प्रकार से अवयवों को प्रदर्शित करने का एक ये तरीका होता है। ठीक है ना। तो ये अपना था रोस्टर फॉर्म, कोई भी लिख लो आप, 5 से कम, 10 से कम। ठीक है ना। या आप, मैं एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो, राजस्थान के जिलों का समुच्चय के रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राजस्थान के जिलों का लिख सकते हो भाई, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 50 डिस्ट्रिक्ट है, तो 50 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके नाम वाइज दर्शा सकते हो समुच्चय के रूप में, क्योंकि कोई डाउट नहीं हो रहा भाई 50 है तो 50 ही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब कहानी आगे की सुनो भाई, ये एक ही वो था परेशान करने के लिए, तो दूसरा तरीका और क्यों काम में लिया जा रहा है, उसका भी कोई रीज़न होगा। देखो मैं आपको ये कहूँ
जीरो से, या चलो मैं इस प्रकार से, हाँ ये जीरो से लिख लो चाहे एक से लिख लो, एक से दो के बीच वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का जो संग्रह है, वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है, उसको आप समुच्चय के रूप में रिप्रेजेंट करो भाई। लिख सकते हो क्या इस रूप में? एक से दो के बीच में लिख के देखो क्या आता है। एक से दो के बीच में वास्तविक संख्याएं लिखनी है आपको, एक से दो के बीच में। चलो आपने कोशिश की एक से दो के बीच में लिखने की, चलो मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। कोशिश की, 1.1 लिख दिया, 1.2 लिख दिया, इस प्रकार से मैं लिखता गया। क्या यही वास्तविक संख्याएं होती हैं? एक से दो के बीच में तो इनफाइनाइट वास्तविक संख्या होती हैं। जो नंबर आप सोचोगे उसके बीच में और नंबर मिलेंगे, बहुत से नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो कि आपने 1.1 सोचा, तो क्या 1 और 1.1 के बीच में और नंबर नहीं है? हैं? तो बताओ क्या इसको रोस्टर फॉर्म में टेबल बना के, लिस्ट बना के आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इसीलिए हमें दूसरे तरीके की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है ना, वरना हमें ज़रूरत ही नहीं थी आगे बढ़ने की। तो इन ऐसी जो सिचुएशन आई, इसीलिए हमें दूसरे तरीके की जरूरत पड़ी, और वो जो तरीका है वो क्या है अपना? सेट बिल्ड फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो चलो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो इसी में क्या है भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें किस प्रकार से लिखना देखो, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाई ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि हम इस प्रकार से अवयवों को लिखते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करे? संतुष्ट करे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चलो मैं जो 5 से कम नेचुरल नंबर हैं, रोस्टर फॉर्म में तो लिखा ही जाता है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताता हूं। देखो अपना एग्जाम्पल है 5 से कम प्राकृत संख्या, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना भाई। किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। भाई रोस्टर फॉर्म तो ये हो जाएगा अपना, रोस्टर फॉर्म तो अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या हो जाएगा भाई? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये हो जाएगा। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है? जो हम ये हेडिंग पढ़ रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इस रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो देखो भाई। आप कोई भी अल्फाबेट के बराबर लिख सकते हो। जैसे मान लो ये 5 से कम प्राकृत संख्या लिखना है, मंझले कोष्टक के अंदर यहाँ पे आप क्या लिखोगे? x लिखोगे, और फिर उसके बाद में क्या करोगे? उस प्रॉपर्टी की व्याख्या करोगे, x सच डेट। या तो इस प्रकार से चिन्ह यूज में ले सकते हो, या आप इसकी जगह ये खड़ी रेखा है ये यूज में ले सकते हो। दोनों ही कोई सा भी चिन्ह यूज में ले सकते हो, ठीक है ना। और बाद में क्या करते हैं हम? इस गुण की एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी कि व्याख्या करते हैं, क्योंकि अगले ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि उसके गुण धर्म की व्याख्या करते हुए, संतुष्ट करते हुए लिखना है। तो यहाँ पे x है, अब जो a है वो किसके बराबर है भाई? x के बराबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। x जहाँ देखो x सच डेट x इज बिलोंग्स टू n एंड x क्या होना चाहिए? कितने से कम है भाई? 5 से कम है। तो ये क्या हो जाएगा? x लेस देन 5। ये क्या हो गया? अपना सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो यही बात आपको सिखानी थी भाई, समुच्चय को रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। अब देखो चलो और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी की तो एक्सप्लेनेशन की है भाई। ए किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। और यहाँ पे एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। और क्या है साथ में? 5 से कम है। तो इस बात को हम पढ़ेंगे तो किस रूप में पढ़ेंगे? एक्स सच डेट का मतलब जहाँ एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किसका चिन्ह है भाई? एंड का चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे आप और एंड भी लिख सकते हो। और एक्स इज लेस देन 5। ठीक है, ये तो था भाई अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन देखो अपना, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो आपको क्या करना है, सेट है, ये आपको कोई सेट गिवन है और इसको क्या करना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि समुच्चय निर्माण है उस रूप में लिखना। कैसे लिखोगे भाई, अभी अभी मैंने आपको समझाया था, उसी प्रकार से लिखना है। भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नज़र आ रही है आपको, नेचुरल नंबर नज़र आ रही। तो क्या लिखेंगे भाई, ए बराबर एक्स, एक्स ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। और फिर बाद में क्या करेंगे, सच डैट, इसके गुण की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये क्या भाई, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स इज बिलोंग्स टू एन, और साथ में क्या लिखेंगे भाई, एंड एक्स इज लेस देन, सॉरी 9, क्योंकि 8 तक तो है ही, तो एक्स इज लेस देन 9। तो ये अपना कौन सा फॉर्म हो गया भाई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समझ गए भाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक तो रोस्टर मेथड और एक और कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी प्रकार से आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो राइट इन रोस्टर फॉर्म। अब इन दोनों क्वेश्चनों को आपको किस रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि लिस्ट बनाते हुए अल्प विराम का चिन्ह लगाते हुए लिखना है। और आपको किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और इनको लिखना किस में है, रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो देखो कैसे लिखेंगे भाई, देखो ए पहला जो है इसमें, वो देखो ए बराबर एक्स सच डेट एक्स बाई 2। अब यहाँ पे ए किसके बराबर है भाई, एक्स के बराबर है, लेकिन साथ में क्या कहा गया है उस बात को देखो, इसकी प्रॉपर्टीज की जो व्याख्या की गई वो देखो, एक्स बाई 2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और साथ में एक बात और भी कही गई है, एक्स का मान 0 के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, 12 के बराबर या 12 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब लिखो, अब क्या बताओ भाई, रोस्टर फॉर्म में लिखना हमें, तो क्या करेंगे, मंझला कोष्ठक लेंगे। अब देखो भाई, पहला जो एलिमेंट है वो क्या आएगा, क्या 0 आएगा क्या, देखो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 0/2 करो, तो क्या 0/2 करोगे, क्या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। 0 नेचुरल नंबर थोड़ी है भाई, होल नंबर है, तो हम 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें। अब अगला जो यहाँ पे x का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 और 12 के बीच में होना चाहिए, और इनके बराबर भी होना चाहिए। 0 तो लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये x/2 करने के बाद में नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अब यहाँ पे 1 लिखोगे, x क्या भाई 1 है, क्या बताओ 1/2 नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे a किसके बराबर है, a किसके बराबर है भाई, x के बराबर है, तो यहाँ पे साथ में क्या आना चाहिए, x/2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a बराबर, ये यहाँ पे भाई सेट का चिन्ह है, ठीक है ना, मंझला कोष्ठक। अब यहाँ पे 0 भी शामिल नहीं कर सकते हम, और क्या 1 शामिल कर सकते हो, क्योंकि x/2 क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, नहीं लिख सकते, तो क्या होगा भाई 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 3 नहीं शामिल करेंगे, क्या हो जाएगा 4 6 8 10 12 होगा या नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि x कहाँ तक है, 0 से लेकर 12 तक है, और 12 इसमें क्या है, इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो 12 यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, a 12 के बराबर होगा। और इसके इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा के देख लो, 12/2 6, 12/2 कितना हुआ 6, और 6 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे चेप दो बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। और ये कौन सा फॉर्म था, अपना सेट बिल्डर फॉर्म था। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपको, b किसके बराबर है भाई, देखो b किसके बराबर है, x/2 के बराबर है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज की व्याख्या क्या है, x इज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, एंड x का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर भी होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा भी, और 7 के बराबर भी, और 7 से क्या होना चाहिए, कम। इन दोनों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इस समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, b बराबर, अब देखो यहाँ पे b क्या है,
x/2 है और साथ में x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए भाई, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे देखो जीरो को इंक्लूड करेंगे भाई, जीरो क्या यहाँ पे जीरो को इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, जीरो क्या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, तो जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। वन को इंक्लूड करेंगे भाई, देखो एक्स का मान 1 हो सकता है क्योंकि 0 और 7 के बीच में, और यहाँ पर भी 1 है, वो नेचुरल नंबर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसी प्रकार से आगे लिखोगे 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 क्या है, नेचुरल नंबर भी है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, 1 लिखा तो 1/2, और यहाँ पे 2 लिखा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, और इसी प्रकार से 4 लिखोगे तो 2 हो जाएगा, 5 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 5/2, 6 लिखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3। कहाँ तक जाना आपको, 7 तक जाना है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 तक चले गए हम, अब आगे जाएंगे भाई, 7 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 7/2। यहीं तक तो लिखना भाई, क्यों, x का मान किसके बराबर है, 7 तक ही बराबर है, ठीक है ना। अब इस मंजरे कोष्टक के द्वारा इसको बंद कर देते हैं। चलो मैं इसी को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां पे क्या लिखा गया है, b बराबर x/2 सच दैट x इज बिलोंग्स टू n एंड 0 एंड x इज लेस देन इक्वल 0 एंड लेस देन 7। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, क्या बोल दिया, x इज लेस देन नहीं, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 7। यानी क्या कह रहा पर्सन आपको, x का जो मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए और 0 से बड़ा, और 7 में 7 के बराबर और 7 से बड़ा। अब देखो b किसके बराबर है, x/2 के बराबर है, तो b x/2 के बराबर, साथ में प्रॉपर्टी क्या कह रही है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 0, ये आगे की वो प्रॉपर्टी है। तो देखो भाई मैं यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा, 0/2 0 तो आ रहा है, लेकिन क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि क्या होना चाहिए, x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। क्या 0 नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं किया। अब आगे की संख्या पे बढ़ेंगे, 1 भाई 1 है, एक नेचुरल नंबर भी है और इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b तो x/2 के बराबर है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे अपन, 2 लेंगे x का मान, तो 2 नेचुरल नंबर भी है, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हुए इसको हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं और फिर इसको अल्प विराम का चिन्ह यूज करते हुए लिखते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखो। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। अब क्या भाई, हमने अभी तक 2 बातें क्लियर की हैं, क्या क्या की हैं मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करके बता देता हूँ शॉर्ट वर्ड में। एक तो हमने क्या किया है, सेट की डेफिनेशन सीखी है, और दूसरा हमने क्या सीखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट, यानी सेट के जो प्रकार हैं वो क्या होते हैं। देखो पहला जो सेट दिया गया, वॉइड सेट, नल सेट या इम्प्टी सेट, तीनों को एक नाम से जानते हैं, या हिंदी में बोले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिक्त समुच्चय। यहां पे लिख देता हूं मैं, रिक्त समुच्चय। देखो क्या कह रहा है रिक्त समुच्चय आपको, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेगी, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इम्प्टी सेट। मतलब क्या कह रहा है, वह समुच्चय जो कोई भी अवयव नहीं रखता है, क्या कह रहा है, डज नॉट कंटेन मतलब रखना, एनी एलिमेंट जो कोई भी अवयव नहीं रखता है, इज कॉल्ड एन इम्प्टी सेट, यानी कि वह क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है, या उसको वॉइड सेट भी बोल सकते हो, या उसको नल सेट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है परिभाषा, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, क्या हो जाएगा भाई, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो या अवयव की संख्या 0 हो, जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, ठीक है।
ये क्या होगी अपनी रिक्त समुच्चय से संबंधित जानकारी। अब आगे क्या लिखा गया, इट इज डिनोटेड बाई ब्रेसेस साइन, ठीक है ना। ये ब्रेसेस साइन क्या होता है, मंझला कोष्टक, जो कि आप छोटी क्लासों में सिंप्लीफिकेशन में सीखते हो, वही सेट के चिन्ह के रूप में भी यूज किया जाता। तो जो अपना नल सेट है उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं भाई, मंझला कोष्टक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में ही किस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं भाई, फाई चिन्ह के द्वारा रिप्रदर्शित करते हैं। चाहे तो आप इसको मंझला कोष्टक के द्वारा लिख दो और चाहे आप इसको फाई के द्वारा लिख दो। अब मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल दे के बताऊं, जैसे मान लो मैं कहूं एक से कम प्राकृत संख्या, एक से कम प्राकृत संख्या, बताओ क्या ये रिक्त समुच्चय है भाई। एक से कम प्राकृत संख्या होती हैं क्या, क्योंकि प्राकृत संख्या तो क्या होती हैं, एक से ही स्टार्ट होती हैं, तो एक से तो कोई प्राकृत संख्या नहीं, यानी कि जो एलिमेंट्स की संख्या वो क्या है, शून्य है। तो यानी कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो वो कैसा समुच्चय हो गया, नल सेट हो गया या वॉइड सेट हो गया। तो इसको हम किस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा या फाई चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखना, कभी ऐसा आ जाए मान लो, क्या ये इम्प्टी सेट है, ये इम्प्टी सेट है क्या, आपने फाई देखते ही सोचा हाँ वो ही है, लेकिन वो नहीं है, दूसरा है। क्यों भाई दूसरा है, दूसरा क्यों है, ये एक अपने आप में क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ये अब इम्प्टी सेट नहीं रहा, इस समुच्चय में एक एलिमेंट्स हो गया, एक अवयव हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या नहीं बोल सकते, इम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। तो कभी आप देखने से फाई को देखते ही, क्योंकि देखोगे एक जैसा ही है, इम्प्टी सेट है, लेकिन ये सेट के चिन्ह के अंदर है और ये एलिमेंट्स के रूप में काउंट है, तो इसलिए इसको हम इम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। तो मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए, इम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे वाला जो प्रकार है वो देखते हैं। आगे वाला प्रकार क्या है भाई, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का मतलब क्या होता है, एकल समुच्चय। नाम से ही नजर आ रहा है, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है ना, क्योंकि नाम क्या कह रहा है, एकल समुच्चय। एकल का मतलब एक ही अवयव रखता हो, उसके अंदर एक ही एलिमेंट्स हो, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, ए सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, यानी कि वह समुच्चय जो यानी कि एक अवयव रखता हो, इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा। जैसे मैं आपको ये कह दूं, ये मान लो ये कैसा समुच्चय है, ये एकल समुच्चय है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या है, एक है। या मैं आपको ये कह दूं, ये कैसा सेट है, सिंगलेटन सेट है, यानी कि एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयव क्या है, एक है। यही अपनी एकल समुच्चय की डेफिनेशन है। चलो नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई, परिमित, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिमित। तो अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, परिमित तथा अपरिमित। देखो क्या डेफिनेशन है, देखो ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब वह समुच्चय जो यानी कि अवयवों की संख्या क्या हो, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, ठीक है ना, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कैसा समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, अन्यथा क्या कहलाएगा, वही वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। देसी भाषा में समझो, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंट का मतलब ये बता सकते हैं कि भी इसमें 5 है, इसमें 10 है, इसमें इतनी है, तो वो क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे मैं आपको ये बोलूं 10 से कम जो प्राकृत संख्या है, दस से कम प्राकृत संख्याएं, इसको आप समुच्चय के रूप में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। मान लो ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। बताओ ये कैसा सेट है? परिमित है ना, क्योंकि इसमें हम अवयव की संख्या काउंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि इसमें अवयव कितने हैं, इतने हैं, तो वो क्या होगा? परिमित। तो डेफिनेशन भी क्या है? आप इसकी हिंदी में डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो? सीमित हो। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो। क्या कहलाता है भाई? परिमित समुच्चय कहलाता है। देखो, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अन्यथा क्या कहलाएगा भाई? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब देखो, तो हमने क्या सीखा भाई? जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो वो परिमित, जिसमें अवयव की संख्या असीमित हो वो क्या? अपरिमित। आप एक बात बताओ, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय? परिमित है या अपरिमित? क्या बता सकते हैं हम वास्तविक संख्याएं कितनी हैं? बता सकते हैं? नहीं बता सकते भाई, कोई फिक्स नंबर तो है नहीं भाई, इतनी है, 10 है, 20 है, 30 है, इनफाइनाइट है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती हैं भाई, ठीक है ना? यही तो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये कैसा सेट हुआ? अपरिमित समुच्चय हुआ, ठीक है ना? मैं ये पूछूं आपसे, ये कैसा सेट है बताओ? ये कैसा सेट है 1 से 2 के बीच में? ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? ये आपको इंटरवल दे रखा भाई, ये कोष्टक है ना, ये कोष्टक यहाँ पे मतलब क्या है आप जानते हो? ओपन इंटरवल। चलो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे इसके बारे में पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में, जो टॉपिक अपना इनइक्वलिटी असमिक का आएंगे उसमें भी पढ़ेंगे। चलो अब थोड़ा सा मैं इसमें भी बता देता हूँ। देखो, विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको? विवर्त अंतराल। वह वास्तविक संख्या क्या होनी चाहिए भाई? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और जो क्या हो भाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, वो तो क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब जैसे कि मान लो कि ये लिखा गया है ओपन इंटरवल में ए और बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये ओपन इंटरवल है, इसको क्या बोलेंगे हम? ओपन इंटरवल बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, एक्स का मान है वो ए से क्या होगा? बड़ा, और बी से क्या हो जाएगा? कम। कहने का मतलब है एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ घूमेगी? ए और बी के बीच में भ्रमण करेगी, ठीक है? और इसी प्रकार से आप इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ओपन इंटरवल को, इस प्रकार से भी। ये भी क्या है? ओपन इंटरवल ही है, ठीक है ना? अब दूसरा जो इंटरवल है वो पढ़ते हैं, क्लोज इंटरवल, समवर्त अंतराल। ओपन इंटरवल का मतलब समझ गए भाई? जैसे मान लो मैं ये लिख दूं 2 और 3 का ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो एक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, इक्वल नहीं आएगा इसमें। एक्स का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 2 से तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और 3 से क्या होगा भाई? कम होगा। ओपन इंटरवल की डेफिनेशन यही है, ठीक है ना? वह वास्तविक संख्या जो क्या हो भाई इन संख्याओं के बीच की हो, वो क्या कहलाती है? ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल के संदर्भ में। अब इसी प्रकार से अगली जो हेडिंग है इसी में इंटरवल में थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको भी। क्लोज्ड इंटरवल।
समवर्त अंतराल। इसको किस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, जैसे मान लो ए और बी, इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, यानी कि x का जो मान है वो a से तो बड़ा होगा और a के क्या होगा यहाँ पे बराबर भी होगा, और b से क्या होगा कम भी होगा, और b के क्या होगा बराबर भी होगा। तो ये कैसा इंटरवल है भाई? क्लोज्ड इंटरवल है। यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो a के इक्वल भी है और इससे क्या है बिगेस्ट भी है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है b से स्मॉलेस्ट भी है और b के क्या है इक्वल भी है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है अपना क्लोज्ड इंटरवल कहलाता। और एक इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे या इसी बात को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये क्या कहलाएगा भाई? ये क्या कहलाएगा? अर्ध समवर्त अंतराल, ठीक है ना। अर्ध समवर्त अंतराल यानी कि आधा खुला आधा बंद, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू है देखो इसके साथ में क्लोज्ड लगा हुआ है, तो ये क्या होगा इंक्लूड होगा या नहीं होगा? होगा भाई इंक्लूड। तो यानी कि x का जो मान है वो a के बराबर होगा या a से क्या होगा बड़ा होगा। आगे इसके साथ में कैसा इंटरवल है भाई? ओपन इंटरवल है। तो जो x की जो वैल्यू है वो b के बराबर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ में क्या बैठा है ओपन इंटरवल बैठा है। तो ओपन इंटरवल बैठा है तो b के मान को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? x का मान a के बराबर या a से बड़ा और b से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। चलो मैं इसी संदर्भ में आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, वो बताना आप मेरे को। जैसे मैं आपसे पूछूं ए बताओ ये कैसा सेट है? ये सिंगलेटन सेट है या नल सेट है या परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है? कैसा सेट है बताओ? इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट है। देखो इसका मतलब क्या होता है वो मैंने अभी डिस्कस किया है भाई। जो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी a से बड़ी होगी, और क्या होगा a से क्या होगा भाई कम होगा। इसका मतलब यही हुआ भाई, साथ में इस यहां भी ओपन है और यहां भी ओपन है। बताओ क्या कोई संख्या a से बड़ी भी हो सकती है, खुद से बड़ी भी हो सकती है, या खुद से छोटी भी हो सकती है क्या? मतलब कहने का सारांश ये है कि वो कोई लड़की कहे कि मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जिसकी हाइट 10 फुट हो 6 फुट हो, चलो सॉरी 10 फुट तो बहुत ज़्यादा, उसकी हाइट क्या हो 6 फुट से ज़्यादा हो और 6 फुट से क्या हो कम हो। क्या पॉसिबल है उस लड़के की हाइट भाई 6 फुट से ज़्यादा और 6 फुट से कम हो? पॉसिबल है क्या ऐसे? ऐसा भाई ऐसा कोई लड़का हो सकता है जिसकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा और 6 फुट से क्या हो कम हो? नहीं हो सकता ना। तो बताओ क्या हुआ ये इम्पॉसिबल है, यानी कि कोई इसके बीच में आ रहा है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। या कोई भी मान लो जैसे कि कोई भी बोल दे मैं जो खाना है वो यानी कि चौपड़ के भी खाऊं नए चौपड़ के भी खाऊं, तो कैसे भी रूप में आप एग्जाम्पल देख सकते हो अपने अपने हिसाब से। तो मतलब कोई ऐसी संख्या क्या जो खुद से बड़ी भी हो जाए जो खुद से छोटी भी हो जाए। अब मैं चाहूँ मेरी हाइट है वो 6 फुट भी हो जाए और 6 फुट से कम भी रहे, क्या पॉसिबल है ये चीज़? नहीं है भाई। मैं ये भी चाह रहा हूँ मेरी हाइट 6 फुट भी हो जाए और 6 फुट से कम भी रहे, दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं है। या तो मैं क्या कर सकता हूँ अपनी हाइट को बढ़ाऊँ या मैं अपनी हाइट को कम करूँ, एक ही बात हो सकती है। लेकिन ये तो साफ ओपन इंटरवल के हिसाब से क्या कह रहा है, यानी कि x का मान वो a से बड़ा भी होना चाहिए और a से कम भी होना चाहिए। तो इम्पॉसिबल है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में बताओ कोई एलिमेंट्स आएगा? नहीं आएगा। तो ये कैसा सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नल सेट, इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, वॉइड सेट को, क्योंकि इसमें अवयव की जो संख्या है वो क्या है शून्य है। यानी कि ये कैसा सेट है? ये इस प्रकार का सेट है, या हम इसको इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई के द्वारा भी। तो ये बात थी अपनी इस परिमित तथा अपरिमित समुच्चय से रिलेटेड। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं।
पेज कहाँ गया? अरे हाँ चलो ये क्वेश्चन देखो। अपना क्वेश्चन देखो आगे क्या है, ए बराबर दे रखा भाई। अब इनमें आपको ये बताना है कि एक सिंगलेटन सेट है या नल सेट है या फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ये चीज़ें आपको बतानी है। देखो ए बराबर आपको क्या दिया गया है, ए किसके बराबर है भाई, एक्स के बराबर है, और साथ में इसके प्रॉपर्टीज की व्याख्या दी गई। भाई किस फॉर्म में लिखा हुआ पहले तो आप मेरे को ये बताओ। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सेट का रिप्रेजेंट दो प्रकार से किया जाता है, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कौन सा नजर आ रहा है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म नजर आ रहा है। तो यहाँ से आपको सेट बिल्डर फॉर्म है और आपको जो समुच्चय देखना है यानी कि ये सिंगलेटन है या आपको ये देखना है नल सेट है, तो क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे भाई, सबसे पहले ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो हम क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो साथ में ये प्रॉपर्टीज अप्लाई है, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और साथ में ये कहा गया है एक्स इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का मान निकाल लो भाई, सीखा इतना तो आपने दी बात, समीकरण हल करना। तो क्या आ जाएगा एक्स का मान, एक्स बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। अब बताओ एक्स का मान क्या क्या हो गया, एक तो माइनस का 2 हो गया और एक क्या हो गया, 2, और एक किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बराबर माइनस का 2 और 2। ये अपना क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में समुच्चय हो गया। अब बताओ ये किस टाइप का है, क्या आपको नल सेट नजर आ रहा है, इम्प्टी सेट नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स नंबर कितना है, 2 है। भाई 1 और 2 कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। इसी प्रकार से और कौन सा नजर आ रहा है, नए सिंगलेटन है, कैसा समुच्चय है ये, परिमित है, क्योंकि हम बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो ये कैसा सेट हुआ भाई, फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब इसी प्रकार से आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम एज इट इज है भाई। देखो थोड़ा सा फास्ट देखते हैं इन क्वेश्चनों को। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपको, बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और साथ में कंडीशन अप्लाई है, एक्स स्क्वायर प्लस में 16 इज इक्वल टू 0, और क्या दे रखा है, एंड एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि एक्स क्या है, वास्तविक संख्या है, और एक्स स्क्वायर प्लस में 16 बराबर क्या होना चाहिए, 0। अपने को दो कंडीशन अप्लाई करनी है। और बी किसके बराबर है भाई, एक्स के बराबर है, एक्स के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का मान फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 16। अब ये कितना आ जाएगा भाई, एक्स बराबर प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस के अंडर रूट में 16। अब ये देखो अंडर रूट में -1 क्या होता है, आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। अब तो इतना ही जान लो, आयटा के अंदर में रूट में -1 हो उसको, सॉरी रूट में क्या हो, -1 हो, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। और आयोटा को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। क्या ये बताओ भाई रियल नंबर है क्या, नहीं है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ±4 आयोटा। बताओ ये रियल नंबर है क्या, नहीं है। तो और लेकिन पूछा गया हमें x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर नहीं है। तो बताओ इसमें x क्या ये होगा, नहीं होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाई x का मान ये होना चाहिए, लेकिन साथ में कंडीशन एक और भी अप्लाई है। क्या है कंडीशन, एक और अप्लाई है, क्या होना चाहिए भाई, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। ये कैसा हुआ, नल सेट हुआ, यानी इम्प्टी सेट हुआ। चलो आगे कल की क्लास में करते हैं।